नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न थ्री टर्म्स: प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, these are the three terms which are very important for your prelims, very important for your mains and very important for your understanding। इस क्लास में हम लोगों ने ये जो क्लास आपको मिल रही है, इट दिस इज द क्लास व्हेन आई टॉट इट एज द पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये डिफाइंड था पहले सेक्शन 3 पैरा 7 पैरा 8 एंड पैरा 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 का पार्ट थे ये, पैरा 7 पैरा 8 पैरा 9 में। अब इनका BSA में नंबर चेंज हो गया है, 1J 1C और 1I हो गया है। 1J हो गया है, 2 1J हो गया है प्रूव्ड का, 2 1C हो गया डिसप्रूव्ड का और 2 1I हो गया है नॉट प्रूव्ड का। अब इन्होंने इन सभी डेफिनेशंस को सेक्शन 2 में ले गए हैं और अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दिया है। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग मीनिंग सब कुछ सेम है वो। सो आपको इस वीडियो को करना चाहिए, बजाय ये सोचे कि सब ये BSA की नंबरिंग क्यों चेंज आ रही है उसमें, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन सेम है इसलिए आपका काम का है ये। आपको केवल इतनी मेहनत करनी है कि आपको उनके नंबरिंग को, नंबर्स को एडजस्ट करना होगा बस ये। तो ज़्यादा मत सोचिए और क्लास स्टार्ट कर दीजिए अच्छे तरीके से। सो very important to understand the meaning of proved, disproved or not proved. These are three terms and these are again very important. क्यों? Why? Because again I show you the section 165. 165 para first, provided that judgment must be based upon facts declared by this act to be relevant and duly proved। जजमेंट का जो आधार होगा वो क्या होगा? जजमेंट जो आधार होगा क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ड्यूली प्रूव्ड। इट मींस जजमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन द ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट्स। नाउ व्हेन कैन वी से दिस फैक्ट इज प्रूव्ड और नॉट? हम कब कहेंगे कि ये फैक्ट प्रूव हो गया या नहीं हुआ? हम कब कहेंगे कि ये फैक्ट डिसप्रूव हो चुका? सही है। तो उसको मीनिंग को क्लियर कट मीनिंग देने के लिए we need to understand this section 3। section 3 proved what? a fact is said to be proved। एक तथ्य कब कहा जाएगा कि साबित हो चुका है? ये proved मतलब साबित होना। a fact is said to be proved when after considering the matter before it, जो मैटर सामने है, कोर्ट के सामने मामला है, उस पर विचार करने के बाद क्या? the court either believes it to exist। जो कोर्ट के सामने एविडेंसेस आए हैं उन पर विचार करने के बाद कोर्ट का ये बिलीफ है, कोर्ट का ये विश्वास है कि ये फैक्ट अस्तित्व में है, इट एग्जिस्टेड। समझे? अगर कोर्ट को ये विश्वास हो जाए, सही है, और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। तो ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होगी आपके लिए, इसको मैं समझाता हूं इस तरीके से। देखिए ये स्लाइड आपके लिए है। प्रूव्ड, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। ठीक, कब? व्हेन द कोर्ट, कब? आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट। इसको समझिए कि कोर्ट के सामने जो मामला आया हुआ है, मैटर्स बिफोर इट मतलब कोर्ट के सामने जितने भी एविडेंसेस, वेदर ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हाट एवर मटेरियल्स आर देयर। अब कोर्ट की ओपिनियन क्या है, यानी कि बिलीव क्या हुआ? कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। कोर्ट ये मानती है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। इसे कहते हैं 100% सेटिस्फैक्शन हो गया कोर्ट को, इट इज बिलीविंग टू एग्जिस्ट। कोर्ट का अपना विचार बन गया पूरा इस बारे में। कैसे? डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है, CCTV फुटेज में दिख रहा है कि चोरी करते हुए दिख रहा है, सामने फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है और पूरा का पूरा साबित हो रहा है। तो उसमें कहीं कोई शंका वाली बात रह नहीं गई है। इट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। But sometimes it may happen you may not be having direct evidence of everything। आपके पास सभी चीजों को डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो सकते हैं। Then on that basis आपको फिर circumstantial evidence पे जाना पड़ता है और फिर आपको अनुमान के आधार पर डिसीजन लेना पड़ता है। समझे बात? नहीं तो 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या होगा? Considers its existence, इसके अस्तित्व को इतना ज्यादा संभाव्य मानती है। Considers its existence so probable, कितना probable? That a man of prudent
दैट ए प्रूडेंट मैन, कि एक आम समझ का आदमी ये मानेगा, ought to act upon the supposition that it exists, मतलब कि ये जो जितने सामने मेरे ये कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, इनको अगर किसी आम समझ के आदमी के व्यक्ति को भी दिखा दो तो एक आम समझ का व्यक्ति ये मानेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो अगर एक टेस्ट क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रूडेंट मैन, समझे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज रूम है, देखो कैसे था, तलवार का केस, आपने फिल्म देखी होगी तलवार, जिसमें एक लड़की की मर्डर हुआ था और एक उसका नौकर का मर्डर हुआ था, नोएडा का केस है, आयुषी मर्डर केस। इन दैट केस देयर वर ओनली 4 persons in the house and out of them 2 were killed. No direct evidence was available because none has seen that. So that based upon the circumstantial evidence. अब तो जो कोर्ट ने जो उनको कन्विक्ट किया, किसके बेस पे किया, कि जो फैक्ट सामने दिख रहे हैं, इवन ए मैन ऑफ प्रूडेंट मैन ought to act upon the supposition that they must have killed their daughter and that servant, because out of 4 2 are killed. So who can kill them? कोई बाहर नहीं गया, कोई बाहर से अंदर आया नहीं है, और भी जो अंदर बाहर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहे हैं उसके बेस पे, आप मेरी बात समझ रहे हो? या तो कोई व्यक्ति आता कहता कि आई हैव सीन हिम किलिंग, then it would have been the case of this believes it to exist, कि भी इसकी बातें विश्वास किया जा सकता है। he has been tested through cross examination and the testimony of that witness is credible, विश्वसनीय है, ये जो विटनेस ने कहा है वो क्रेडिबल है, and now I believe as a judge it to exist. But in case of circumstantial evidence, what you have to follow the test of a prudent man. तो ये बहुत जरूरी है। Considers its existence so probable, इसके अस्तित्व को इतना संभाव्य मानती है कि that a prudent man ought to act upon the supposition that it exists. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ है ना? Under the circumstances of the particular case, उस केस विशेष के तथ्यों को देखते हुए। तो there are 2 criterias कि जब हम प्रूव कर सकते हैं। पहली बात क्या हो गई? Believes it to exist, and second considers its existence highly probable as per the understanding of a prudent man. बोलो हाँ या ना? अगर समझ में आ गई तो रेज हैंड प्लीज। मैंने पूरी कोशिश की समझाया जाए आपको। क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसा आया है, पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। केस है एम नरसिंह राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा केस? एम नरसिंह राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2001. Supreme Court held that what is required is production of such material on which court reasonably act to reach the supposition that fact exists. और अगली बात, खास बात क्या है? The standard required for reaching the supposition is that of a prudent man. जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, ये प्रूडेंट मैन का मतलब क्या है? एक होता है बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति, और एक व्यक्ति है बहुत डम्ब। तो हम दोनों ही एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रूडेंट मैन की बात कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसको जल्द हल्की से भी थोड़ी सी ठंड लगी, एकदम छींक आ जाएगी, उसको एकदम से फ्लू हो जाएगा, एकदम बीमार पड़ जाएगा, ही इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और एक व्यक्ति है उसको कितनी ठंड लग जाए, कितनी ठंडे से भेज दो वो आराम से रहेगा, तो वो एक्स्ट्रा टॉलरेंट हो गया। एक आम व्यक्ति है जो आराम से 24, 25, 26 के 27, 28 के बाद में जैसे टेम्परेचर होता है मैक्सिमम लोगों के हिसाब से उसकी इम्यूनिटी चेंज होती है, तो उसे हम कहते हैं मैन ऑफ ए प्रूडेंट मैन, एक आम समझ। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड है। एक व्यक्ति बहुत कूल है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम रामायण में लेते हैं, जो लक्ष्मण जी का किरदार दिखाया गया उसको बहुत ज्यादा उनको गुस्से वाला दिखाया गया है, सही है नहीं? तो बहुत गुस्से वाली एक एक्सट्रीम हो गई। श्री रामचंद्र जी को बहुत शांत स्वभाव का दिखाया गया है, जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा, वो भी एक एक्सट्रीम हो गई।
एक आम समझ का व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होगा, उनके बीच में जो हाई आराम से जैसे हम लोग हैं। तो ये टेस्ट है, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द सपोजिशन इज दैट ऑफ ए प्रूडेंट मैन। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको। और एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिफ न्यूजेंस में, तो उसको अवॉइड करना है। एक्स्ट्रा में नहीं जाना हम लोगों ने, एक मीडियोकर, एक आम समझ के आदमी को, क्या उन हालात में, उस केस के हालात को देखते हुए, उन डॉक्यूमेंट्स को, उस मटेरियल को देखते हुए, उस एविडेंस को देखते हुए, एक आम समझ के आदमी जिस कंक्लूजन पर पहुंचेगा, अगर वो ये मानता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, देन वी कैन से इट इज ड्यूली प्रूव्ड नाउ, इट इज प्रूव्ड। समझे आप? इसका अपोजिट होता है डिस्प्रूव्ड। सेम थिंग, सेम मटेरियल, सेम टेस्ट, जब ऐसा लगेगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट तो इट इज डिस्प्रूव्ड। कर लेंगे अब? हाँ जी, डिस्प्रूव्ड सेम। तो ये देखना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए, द एक्सप्रेशंस प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड आर बेस्ड ऑन बिलीफ, प्रोबेबिलिटी, इधर बी और सी। इन दोनों टर्म को इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, ये टर्म यूज करें नहीं, इधर कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट मींस बिलीफ, कोर्ट का स्वयं का विश्वास हो गया है। तो प्रूव हो रहा है या फैक्ट या को डिस्प्रूव हो रहा है, किस बेस पर हो रहा है? कोर्ट के विश्वास पर। कोर्ट का बिलीफ क्या होना? ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, व्हाट इज द बिलीफ? ऑन द बेसिस ऑफ दैट a fact may be proved or a fact may be disproved. Second category is of what? Probability. ये तो बिलीफ से थोड़ी सी कैटेगरी नीचे आ गई, अभी संभावना में आ गए। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना पर आ गया। अब इन दैट केस प्रोबेबिलिटी पे वी विल गो विद द टेस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्शन ऑफ ए प्रूडेंट मैन। सही है? तो दीज टू एक्सप्रेशंस जो है, ये प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड are based on belief and probability, and this question has been asked in your prelims exam as well. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में इन टर्म्स को डाल दूं पूरी तरीके से। एक होता है केवल पढ़ाना कि मैं समझा दिया एक बार, मेरी कोशिश ये होती है कि इन आपकी मेमोरी में घुस जाऊं पूरी तरीके से, बस वो समझ में आ जाए आपको। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, in deciding whether fact is proved or disproved, the judge shall apply the standard of a judicially trained mind, not the standard of a prudent man. Judicially trained mind तो बहुत ट्रेंड हो गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूडेंट मैन के हिसाब से देखना पड़ेगा प्रूव और डिस्प्रूव करते हुए इसको फैक्ट को। एंड थर्ड इज व्हाट? नॉट प्रूव्ड। A fact is said to be proved, not is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. ना ही इसको साबित किया गया और ना ही इसको ना साबित किया गया। साबित करना, ना साबित करना। neither it is proved nor it is disproved, then we say it is not proved. how it come? कैसे होगा ऐसे? सपोज कीजिए a document is placed on the record, a document is placed on the record. now you did not bring any evidence to prove that document, then it simply lies in the file. ना तो हम ये कह सकते कि it is proved, ना हम ये कह सकते it is disproved. But once you bring some evidence, then it will come into the category of either it will be proved or it will be disproved. So sometimes some material lies in the file which you can say it is not proved. समझे नहीं समझे? That remains in the category of not proved. So a fact not proved may be true or may be false, because you never know, either neither proved nor disproved. It may be true, हो सकता सच्चाई हो, है कि नहीं है, और हो सकता है सच्चाई नहीं हो। सो इनके डेफिनेशंस पर सेक्शन की जो प्रूव्ड की, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड की जो डेफिनेशंस है, इन पर क्वेश्चन आया है, वो दे देंगे लैंग्वेज और कहेंगे इट इज प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। तो प्लीज कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज कॉन्सेप्ट्स फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट बहुत टेक्निकल है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों को समझाया जाए। कर लेंगे साहब इसको? नेक्स्ट इज व्हाट? इंडिया। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन या नहीं? इंडिया मीन्स
द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट ये जो है एक्सप्रेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी जो टर्म्स हैं, है ना, इन टर्म्स को रेफर करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो आपको याद रहेगा, बट प्लीज रिमेंबर द ईयर, दिस इज 2000 ईयर। तो in this information IT Act 2000 mentions all these terms and these terms are defined there. So if you want to know about them, you will have to go to this act. So this is all about section 3. section 3 यहां से कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन कैसे आएंगे सेक्शन 3 में, एक वन ऑफ द क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द Section 3. 1. In what sequence these terms have been defined? तो you should learn in sequence कि इंडिया पहले है बाद में है डिफाइंड, कहां पर है। तो वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कहां शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद कोर्ट एंड वी एंड अप विद दीज एक्सप्रेशंस, वी एंड अप विद इंडिया। तो ये सीक्वेंस है, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट्स इन इशू, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। इस तरह के सीक्वेंस में आपको याद करने हैं सारे, लिख के याद करेंगे। नंबरिंग इसमें नहीं है, बिल्कुल भूल जाएंगे। जैसे हम लोग सीपीसी में देखते हैं 2-1 में कोड, 2-2 में डिक्री, 2-3 में डिक्री होल्डर, या फिर हम लोग सीआरपीसी में देखते हैं 2ABCD शुरू हो जाता है, उसमें A में, B में, इस तरीके से 2D में कंप्लेंट, 2R में पुलिस रिपोर्ट, इस तरीके से है ना। वहां पर यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर कुछ भी ABCD या 1-2-3 नहीं कर रखा, सब सेक्शन नहीं बनाए इन्होंने उसमें, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। सो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? अब क्या करेंगे आप, अगर क्लास कर ली है, अभी तक 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं या जितनी भी क्लास आपकी हो गई हैं, इन क्लासेस में जो पढ़ाया गया है आपने उनके नोट्स लिखे या नहीं लिखे, ये ध्यान रखना। उनको प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा, बेरेक में हाईलाइट करिएगा और उनको साथ ही साथ याद करते रहिएगा। और जो पिछला अभी तक याद किया है उसको रिवाइज करना आप लोग नहीं भूलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ हमने ये ध्यान रखना है कि हमें दुनिया की कोई ताकत जज बनने से नहीं रोक सकते, ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। बहुत सारे टिप्स मैं दे चुका हूँ, आपसे यही कहूँगा कि विधि इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स या तो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो गए हैं या वो हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो एंटायर जुडिशरी का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं जरूर कहूँगा बहुत कुछ जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है वो आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऐप पर। विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और vidhijudical.com हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट जरूर करें। आप थोड़ा टाइम निकालें, उस पर कहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपके काम की चीज़ मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच।